हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हमारे देश में जब भी आज़ादी की बात होती है तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमेशा एक डिबेट होती है, एक बहस होती है। और एक ऐसा ही बहस वाला मुद्दा आज हम आपके सामने डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं और वो टॉपिक है महात्मा गांधी। एक व्यक्ति, एक विचारधारा, आदर्श, जीवित व्यक्ति कितने बड़े स्तर पर पहुंच सकता है, ये पूरी कहानी है। संघर्ष से सफलता और सफलता से उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाना जहां व्यक्ति विशेष का पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, वो पूरा सफर महात्मा गांधी जी के द्वारा तय किया गया है। यहाँ ये कुछ मेरे विचार हैं और कुछ लेखकों के विचार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात मेरी आप सबसे एक सलाह है, आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले एक बार हमें उस व्यक्ति, उस वस्तु या स्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अगर आपसे शेयर करूं टुवर्ड्स गांधी जी तो ये बहुत ही शानदार है। बिफोर दी रीडिंग दी बुक माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, मैं एक बहुत डिफरेंट काइंड का पर्सन हुआ करता था, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन टुवर्ड्स महात्मा गांधी। एंड आफ्टर द रीडिंग बुक आई बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन अबाउट दी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एक व्यक्ति से बहुत आगे एक विचार और एक आदर्श के तौर पर हम उनको समझते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में ढेर सारे लोगों ने बलिदान और त्याग दिया है, उसके बाद हमको आज़ादी मुकम्मल हुई है। और उस त्याग और बलिदान को एक बेहतर तरीके से डायरेक्शन देने का जो काम किया है वो गांधी जी ने किया है। तो बहुत सारी बहस हैं, इन सभी बहसों पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम लोग गांधी जयंती हर 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और हम लोगों की एक बहुत अच्छी फितरत होती है, इंसानी फितरत की। जब जो तारीख होती है, जो दिन होता है, उस दिन हम बड़े रोमांचित और बड़े मोटिवेटेड रहते हैं कि बस अब हमको सब कुछ करना है। 2 अक्टूबर को ढेर सारे लोग इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि गांधी की जो पूरी फिलॉसफी है, पूरी आइडियोलॉजी हमने सीख ली है और अब बस कल ही हम देश को बदल के रख देंगे। और वही लोग, वही तबका क्रिटिसाइज भी कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, यार आज गांधी जयंती है फिर भी हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो परेशानी क्या है आप उस बात को समझ गए होंगे। तो ये जो पूरी कहानी है महात्मा गांधी जी की है। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ बातें अगर इधर उधर हों तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे डिबेटेबल सवालों पर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर थंबनेल में, बैकग्राउंड में सॉरी दिखाई दे रहा होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जीवन कथा और इतिहास। गांधी को लेकर राष्ट्रपिता वाली जो बहस है ये बहुत बड़ी बहस है। यहाँ हम 2 तबकों में डिवाइड हो जाते हैं कि वाई वी कॉल्ड गांधी एज ए फादर ऑफ नेशन। इसको लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आज उसका भी हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन की मैं आपसे बात करूं तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ और पोरबंदर गुजरात में। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को ये हमको छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं कि अच्छे लोगों की शायद कहानियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, उनके किरदार बहुत शानदार होते हैं, जीवन भले उनका छोटा होता है। इसका एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी। बहुत छोटी सी उम्र में भारत को उन ऊंचाइयों पे पहुंचा के चले गए कि उन्हीं आदर्श को हम आज फॉलो कर रहे हैं या उनको हम आज आत्मसात कर रहे हैं। महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, शून्य से अनंत तक जाने की जो संभावनाएं हैं वो आप गांधी जी से सीखते हैं। एक साधारण परिवार, साधारण से एक उच्च साधारण परिवार में जन्म होता है। फादर जो हैं वो बैरिस्टर थे, वकील थे, रसूखोर वकील थे, अच्छा खासा सब कुछ था। पर बचपन से उतने शार्प, उतने तेज नहीं थे गांधी जितने आज गांधी फेमस हैं या गांधी की शिक्षा जितनी फेमस है। बचपन से एक एवरेज स्टूडेंट थे और स्कूलिंग के बाद जैसा कि पहले ट्रेंड चलता था कि सबको बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए जाना है, तो ये भी लंदन चले जाते हैं उस दुविधा के साथ कि ना तो मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, ना ही मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश पे कमांड है, परदेश है, ब्रिटेन, लंदन में रहना है और वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करनी है। वहाँ जाके फिर वहाँ का जो संघर्ष है, वहाँ से पढ़ाई करके बहुत अच्छे दर्जे से पास होकर तो नहीं आए थे, वापस आते हैं। वापस आने के बाद भी वो संघर्ष, एक जॉब के लिए संघर्ष वो नहीं मिल पा रही होती है। फिर आप सबको पता है कि पत्र लेखन का काम ये शुरू करते हैं बॉम्बे पहुंचकर।
पहले अपने घर जाते हैं, फिर बॉम्बे आते हैं, बॉम्बे में आकर पत्र लिखन का काम करते हैं। आप सबने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। बहुत प्रभाव है गांधी जी के ऊपर उनका। प्रभाव तो माता जी का बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रिलीजियस इम्पैक्ट गांधी जी के ऊपर है उनकी माता जी का है। रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम, ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे अक्सर गांधी जी को लेकर। वहां से ये कहानी शुरू होती है। एक्चुअल जो कहानी की शुरुआत है, भारत आने के बाद बैरिस्टर की डिग्री, हाई एक्सपेक्टेशन, और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ में काम न मिल पाना, आपके संघर्ष की पूरी दास्तां को यहाँ गांधी जी बयां करते हैं। हम हाईली एजुकेटेड हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सम टाइम प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, सम टाइम मेंस नहीं निकल रहा है, और उस संघर्ष को अगर कोई जी पाता है तो हम ही जी पाते हैं। वो संघर्ष जीने की जो कला है वो आपको गांधी जी ने सिखाई है। आप जब उस किताब को पढ़ेंगे, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग, आप उस किरदार को जीवंत जिएंगे। मतलब मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जिया कि ऐसा ऐसा कुछ फील किया होगा गांधी जी ने, ऐसे ऐसे कुछ रिएक्ट किया होगा जब भी चैलेंजेस आए होंगे, जब भी परेशानियां आई होंगी। ये बहुत ही शानदार किरदार है जो आपको जीने की कला सिखाता है कि तुम मुकम्मल कर लो सब कुछ, सारे जहां, आसमान, मंजिलें, सब कुछ, और एक पल में सब छोड़ के तुम फकीर बन जाओ। मुकम्मल करने के लिए सब कुछ कर लिया था। हम संघर्ष में बात कर रहे थे आते में ही। तो भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के बाद की जो कहानी है वो बहुत डिफरेंटली हिट करती है गांधी जी को। संघर्ष जो बनाता है, राम भी शायद भगवान या श्री राम नहीं बनते अगर वो वनवास के लिए नहीं जाते। हमको एक समय लगता है कि कैकेयी कितनी एक निर्दयी महिला थी कि एक व्यक्ति, एक सुकुमार जो शादी करके आया है, इतनी प्रिय हैं दशरथ के लिए, उनको वन में भेज दिया, वो भी 14 वर्ष के लिए। इतना पुत्र मोह, वो पुत्र मोह नहीं कह सकते। आज अगर आप उसको कसौटी पे उतरोगे तो शायद कैकेयी से महान आपको कोई किरदार ही नहीं लगेगा, क्योंकि ममत्व तो उनका ज्यादा था भरत से राम के प्रति। पर सो ऐसे किया, जबकि कहानी क्या थी कि राम को श्री राम बनने के लिए, भरत को दानी या त्यागी भरत बनने के लिए, लक्ष्मण को भाई का प्रिय बनने के लिए, राम, हनुमान और इन सब किरदारों को महान बनाने के लिए वो एक स्टेप बहुत जरूरी था। तो गांधी जब वापस आते हैं भारत तो बहुत संघर्ष उनके जीवन में देखने को मिलता है, और उस संघर्ष के कारण एक ऐसा समय भी आता है 1893 का कि अफ्रीका से एक व्यक्ति आते हैं, एक व्यापारी आते हैं। आप मुझे नाम बताइएगा वो व्यापारी कौन थे। और जब वो आते हैं भारत तो उस समय अफ्रीका की जो इकोनॉमी थी उसमें 1/3 के अराउंड हिस्सा उस एक व्यक्ति की तरफ से हुआ करता था, और उस पर ब्रिटिशर्स उनको परेशान कर रहे थे। एक लॉयर की उनको नीड थी। अब भारत में जो प्रतिष्ठित लॉयर थे, जो अपने करियर में स्टेब्लिश थे, वो तो जाएंगे नहीं। जाएगा कौन जिसके पास काम नहीं है। तो वो जो व्यक्ति बने, संघर्षशील व्यक्ति, वो गांधी थे। अब अफ्रीका की कहानी भी बहुत ही शानदार है कि गांधी जब अफ्रीका पहुंचते हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, सेठ व्यापारी थे, आप उनका नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है प्लीज़ इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जब इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे बहुत ही शानदार फीलिंग आ रही है। मैं एक डिफरेंट जोन में अपने आप को फील कर रहा हूँ। अफ्रीका की जब यात्रा शुरू होती है तो अफ्रीका की उस यात्रा में गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं, और पहले ही जब इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, जो अफ्रीका का कोर्ट था, जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, गांधी जी बोल नहीं पाते, क्योंकि वही गांधी हैं जो संघर्षशील थे भारत में, और चले जाते हैं अफ्रीका जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब। हालांकि फिर धीरे धीरे गांधी जी इवॉल्व होते हैं, और इस तरीके से इवॉल्व होते हैं कि जिस कोर्ट में गांधी बोल नहीं पा रहे हैं पहले दिन, उनको जो सेठ हैं वो गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे बोलना है। गांधी का वो संघर्ष, वो लगन, वो मेहनत, वो इतना आगे लेकर जाता है गांधी जी के लिए कि वो उस व्यापारी को केस जितवाते भी हैं। और अफ्रीका में गांधी वो पहला शख्स बनते हैं जिनसे ब्रिटिशर्स डरते हैं। जिस व्यक्ति को पहले दिन बोलने में अचरज हो रहा था, या बोल नहीं पा रहे थे, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, शब्द नहीं निकल रहे थे, एक समय ऐसा आता है कि अफ्रीका का हर एक व्यक्ति उनसे अपना केस लड़वाना चाहता है। अंग्रेजों को अगर सपने में किसी ने डराया है तो वो एक ही व्यक्ति है, गांधी हैं। और अफ्रीका में अपनी महानता को ये साबित करते हैं। नेटाल प्रांत का आपने बहुत सुना होगा, अफ्रीका के किस्से भी आपने सुने होंगे कि ट्रेन में ये ट्रेवल कर रहे थे तो अंग्रेज उनको चलती बोगी से उतार फेंक देते हैं। ये सारे किस्से हमने सुने हैं।
जितना ज़्यादा जलीलियत गांधी जी ने शायद झेली अंग्रेज़ों से, उतनी शायद हम लोग नहीं झेल सकते, और उन्होंने उसका बदला भी लिया। और अफ्रीका में नेटाल प्रांत में रहते हैं और फिर वहाँ सत्य, अहिंसा, इन सब का प्रयोग करके मानव सेवा की ओर अग्रसर होकर एक ऊंचे कीर्तिमान एस्टेब्लिश करके भारत आते हैं। और भारत वापस आने के बाद भारत की अब स्थिति समझते हैं, तो फिर गांधी जो है, गांधी की महात्मा बनने की कहानी शुरू होती है। आप में से बहुत सारे लोगों की एक शिकायत रहती है अक्सर कि गांधी से क्या स्पेशल लगाव था ब्रिटिशर्स को। गांधी से लगाव नहीं था, गांधी का डर था कि अगर इसकी बात को नहीं मानेंगे तो ये विद्रोही बन जाएगा। और गांधी ने अफ्रीका में जो ब्रिटिशर्स को सिखाया था कि आप अगर लड़ोगे मुझसे तो मैं जीत कर आपको दिखा दूंगा, वही डर हमेशा अंग्रेजों को कचोटता रहता था। और यही कारण है कि अंग्रेज हमेशा बचने की कोशिश करते थे गांधी से कि इनसे बचना है। और गांधी भारत आते हैं, आते से ही अपनी स्वयं सेवा या राजनीतिक करियर की शुरुआत कर देते हैं। आपने सुना होगा कि साबरमती में, अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है साबरमती आश्रम की। जब स्थापना की जाती है तो स्वयं सेवकों की भर्ती की जाती है और ढेर सारे स्वयं सेवक आ जाते हैं, क्योंकि गांधी उस समय तक पूरे मीडिया में एक स्टार बन चुके थे, हीरो बन चुके थे, तो गांधी से हर कोई इन्फ्लुएंस था। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये सफ़र बहुत कठिन है, इस पे चलना। गांधी जब साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, स्वयंसेवकों को भर्ती करते हैं, ढेर सारे आ जाते हैं। 2-3 दिन सब बढ़िया रहते हैं, क्योंकि फिर पता चलता है कि ये स्वयंसेवक का मतलब ही कुछ और है कि हमको खुद से सेवा करनी है। सब लोग भाग जाते हैं। गांधी फिर भी संघर्षशील रहते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। स्वदेशी और खादी इन सब का प्रयोग करना लोगों को सिखाते हैं। फिर एक राजकुमार आते हैं बिहार से, वो गांधी जी को लेकर जाते हैं और पहला फर्स्ट एवर रिवॉल्ट, जिसको आप लोग चंपारण विद्रोह के नाम से जानते हैं, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करके गांधी वहां से भारत में लाइमलाइट में आते हैं। और ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब कुछ गलत होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। और वहां से गांधी जी की जर्नी शुरू होती है। भारत यात्राएं करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में एक जगह खेड़ा, वहां पर भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां जाते हैं, वहां सफलता मिलती है। खिलाफत आंदोलन में गांधी लीड करते हैं, और वो घड़ी आ जाती है 1920 की, जहां पर असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है। और अंग्रेजों के खिलाफ पहला ऑर्गेनाइज जो रिवॉल्ट है गांधी जी का, वो वही है। हालांकि थोड़े समय बाद चोरा चोरी कांड हो जाता है, तो फिर उसको रोक देते हैं 1920 के बाद। और फिर कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस में इन बिटवीन कांग्रेस में भी बहुत सारी घटनाएं आपकी चल रही होती हैं। बंगाल पार्टीशन हो चुका होता है, मुस्लिम लीग बन चुकी होती है, कांग्रेस भी अपने सेपरेशन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी कहानी साथ साथ चल रही है। 1885 में जो कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, उसके अपने 2 फेजेस रहे। एक एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं और एक मॉडरेट रहे हैं। तो इनिशियल जो एरा है वो मॉडरेट्स का है, और गांधी भी कहीं ना कहीं उस मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी बिलीव करते थे। पर आगे जो यंग जनरेशन आई, वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ चली जाती है। कांग्रेस में भी सेपरेशन होता है। गांधी अपनी एक अलग कहानी यहाँ पे बना रहे होते हैं। और धीरे धीरे भारत की राजनीति में गांधी एक इतना बड़ा चेहरा बन जाते हैं कि पूरी कांग्रेस और गांधी एक साथ चल रहे होते हैं, कि एक दूसरे के पर्याय होते हैं। हालांकि इस बीच एक बहुत शानदार, मतलब कई सारी शानदार शख्सियतें आई, लेकिन उसमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं। और एक ऐसा वाक्य भी हमको देखने को मिलता है 1939 कांग्रेस सेशन में, जहां नेताजी गांधी समर्थित जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनको हरा देते हैं। और वहां फिर एक सवाल खड़ा होता है कि कौन, गांधी या सुभाष। हालांकि बहुत लंबा समय नहीं रहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। वो अब उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो हमको छोड़ कर गए। पर गांधी जी को अगर बहुत बड़ा चैलेंज किसी ने दिया एक व्यक्तित्व के तौर पर, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते थे, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं थे, मानते थे, क्योंकि दोनों का विजन बहुत क्लियर था कि देश को आज़ाद कराना है। और गांधी जी के अपने मूवमेंट यहाँ पर चलते जा रहे थे। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, हालांकि गोलमेज समिट और इन सब के लिए गांधी जी को क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है कि आप क्यों ब्रिटिशर्स के सामने पीस और अहिंसा की बातें करते थे, पर उसकी अपनी एक कहानी है। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, और उसके कुछ समय बाद सांप्रदायिकता के तनाव में नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, और गांधी हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। ये पूरी लाइफ जर्नी 1869 से लेकर 1948 तक मैंने बहुत
ब्रीफली बहुत आसानी से आपको सिखा दी है। इसमें गांधी हमको सिखाते हैं कि साधारण से असाधारण बनने की यात्रा क्या होती है, संघर्ष में निखर कर आने की कला क्या होती है, और अगर आपके हौसले या जिद बहुत मजबूत है तो लक्ष्य पहाड़ से बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि आप समझिए ना कि अमेरिकी रिवॉल्ट के बाद, मतलब अमेरिका की आज़ादी के बाद, ब्रिटिशर्स अभेद किला माना जाता था, इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद तो और ये बहुत पुख्ता हो गया था, लेकिन गांधी का जो संघर्ष था, या मैं गांधी के साथ में उन सभी लोगों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देता हूं, क्योंकि बिना त्याग बिना बलिदान की आज़ादी नहीं मिल सकती थी। मतलब ये भी बिल्कुल सत्य है कि सिर्फ और सिर्फ शांति का जो रास्ता है, पीस का जो रास्ता है, वो आपको आज़ादी नहीं दिला सकता था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और वो सारे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है, वो उतने ही या उनसे और ज़्यादा हकदार हैं इस आज़ादी का। पर उनके त्याग, उनके बलिदान को प्रासंगिक बनाए रखने में, जो सभी को एकजुट करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वो गांधी जी ने किया। तो गांधी एक व्यक्ति से ज़्यादा एक विचारधारा हुए। जब देश की उन्होंने यात्रा की, पैदल यात्रा की, तो देखा देश का किसान अन्नदाता कितना गरीब है, तो वस्त्र त्याग दिए, सूती वस्त्र के सहारे, और वो भी खुद चरखा चलाते थे, वस्त्र बनाते थे, यात्रा कर रहे हैं, मिनिमम में जीना सीख रहे हैं। अफ्रीका की कुछ एक फेमस कहानी है कि तबीयत खराब हुई तो स्वदेशी, मतलब मिट्टी से बड़ा प्रेम था, मिट्टी का लेप लगाते थे और उसी से हार्ट डिजीज को सही करते थे। मिट्टी और पानी का उपयोग करते थे, खुद करते थे, अपने बच्चों पर ट्राई करते थे, फैमिली पर ट्राई करते थे, और इसी की सीख पूरी दुनिया को देते रहते थे। और गांधी ने मिनिमम चीज़ों में अपने जीवन को जीने की कला हमको सिखाई है कि आप कितने बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन मिनिमम के साथ हमको जीवन को जीना चाहिए। सत्य के मेरे प्रयोग एक ऐसी किताब है जो आपको जीवंत कराती है, मतलब गांधी जी को आपके सामने जिंदा करती है। मैं ये स्टोरी आपको बहुत शॉर्ट में सुना के मैं फ्री हो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन गांधी एक व्यक्ति से ज़्यादा एक विचारधारा है, एक विचारधारा से एक आदर्श है जो आपको सिखाते हैं साधारण से महान बनने की ओर। हालांकि राष्ट्रपिता को लेकर बड़ी डिबेट है कि क्यों गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जब माँ भारती स्वतंत्र है तो उसके पिता कैसे हो सकते हैं। एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करिए कि जो राष्ट्रपिता है वो कभी उस पिता से संबंध नहीं है जैसे हमारे ऑर्गेनिक फादर होते हैं, वो वैसे वाले नहीं हैं। माँ भारती हमेशा सर्वोच्च हैं, उनका बराबरी नहीं है कोई भी। जब भी कहीं किसी जगह कोई रिवॉल्ट हुआ है, कोई क्रांति हुई है, तो उसके जो लीडर रहे हैं, उन लीडरों को हमने ट्रिब्यूट देने के लिए या उनके सम्मान में एक डेजिग्नेशन दे दिया है, और वो राष्ट्रपिता, मतलब इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए। क्योंकि हम तो कॉलोनियल एरा के हिस्सा थे ना, हमको तो बहुत सारे लोग इन्विजन करके आए, हमारे ढेर सारे महान लोग पहले भी हुए, उन्होंने अपने अपने राज्य के लिए ढेर सारे त्याग और बलिदान दिए। लेकिन एक भारत, अखंड भारत का सपना कौटिल्य, और फिर हम लोग बात करते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज़ादी का जो सपना है उसको फलीभूत करने में गांधी का कुछ विशेष योगदान है। बहुत ज़्यादा या पूरा गांधी का नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा, और उस थोड़े से ज़्यादा के कारण ये जो क्रेडिट है वो गांधी जी को अक्सर चला जाता है। क्योंकि गांधी जी ने हम सब बिखरे हुए, जैसे आपने माला की कहानी सुनी होगी, माला में हर एक फूल का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो सारे फूल कभी माला नहीं बन पाते हैं। वो माला तभी बनते हैं जब उसको एक धागे की जरूरत पड़ती है। तो भारत की जो आइडियोलॉजीज थी, जो विचारधाराएं थी, उनके बीच में एक ब्रिज आप कह सकते हैं, एक धागा कह सकते हैं, उस धागे का जो काम किया वो गांधी जी ने किया। तो फूलों की सुगंध की कोई तुलना नहीं है, मतलब जो शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने में उनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन उस माला को इकट्ठा करने में, यूनिटी बनाए रखने में, उस धागे की जो कीमत है, वही कीमत यहाँ गांधी जी ने हमको दिखाई है कि आप चलते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। घर के एक बुजुर्ग सदस्य की तरह गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया कि शिकवे, शिकायतें, गिले सब कुछ हमसे हैं, लेकिन फिर भी हम एक मध्यस्थ के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर ढेर सारे सवाल ये भी होते हैं गांधी जी को लेकर कि पार्टीशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल गांधी जी हैं। देखो, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि पार्टीशन जस्ट बिकॉज ऑफ 1947 है, तो शायद हिस्ट्री की जो आपकी नॉलेज है वो उतनी बेहतर मुझे नहीं नजर आती है। क्योंकि पार्टीशन की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी। 1905-1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, तो डिवाइड एंड रूल की जो फिलॉसफी थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा वहां से बीज बो दी गई थी।
और हम उसको और ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते चले गए धीरे धीरे। और 1947 में एक वो स्थिति थी जहाँ पे भारत के दो हिस्से करना मजबूरी था। अगर नहीं करते तो शायद आज हम आबाद नहीं होते। मतलब अगर नहीं होते हिस्से तो कहानी कुछ शायद इस तरह होती कि जरूरत पड़ने पर शायद कर देने चाहिए थे दो हिस्से उस घर के। आदर्शवाद में हम दबे रहे, ना हिस्से किए, ना वो घर बचा पाए। शायद आज जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सब कुछ भारत के नाम से होता, क्योंकि वो सोच और वो मेंटेलिटी को आप कभी खत्म नहीं कर सकते थे, वो तो हमेशा रहती। तो इसलिए वो पार्टीशन के लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल गांधी थे ये हम लोग नहीं कह सकते। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि गांधी चाहते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय पीएम बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। ये सवाल मेरे जहन में भी बार बार आता है, लेकिन शायद इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया है इतिहासकारों ने कि पटेल उस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ज़्यादा परेशान थे, और इसीलिए हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो लंबे समय तक देश को एक सशक्त नेतृत्व दे। पटेल साहब की उम्र भी थोड़ी सी ज़्यादा थी एज कंपेरिजन टू पंडित नेहरू। तो शायद उसी बेसिस पर ये कहानी यहाँ पे मतलब रची गई, या इस कहानी को यहाँ पर इस तरीके से ढाला गया। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पार्टीशन में पैसा देने की क्या ही आवश्यकता थी। गांधी कभी पार्टीशन के समर्थक नहीं थे। गांधी उस पिता की तरह थे कि दो बेटे लड़ रहे हैं, अब साथ में रहकर लड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा है भाई इनको अलग कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से गांधी जी की पूरी कहानी चली है, गांधी जी का एक किरदार चला है। तो गांधी एक विचारधारा, एक आदर्श बहुत ज़्यादा मुझे लगते हैं, और मेरे विचारों से आप में से ढेर सारे लोग असहमत भी हो सकते हैं। ऐसे और ढेर सारे सवाल और ढेर सारी डिबेट भी हैं। सारी डिबेट एक क्लास में शायद बता पाना संभव नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। इन लोगों ने बताया है कि महानता के स्तर क्या हो सकते हैं। हालांकि पहले मैंने सोचा था ये पूरी कहानी आपको पीपीटी के थ्रू बताऊंगा, लेकिन फिर ये इतना इंटरेस्टिंग किरदार है कि इसके लिए नरेट करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। और कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पहलू मैंने आपको बताया, जैसे सत्य, अहिंसा, इन सब का प्रयोग करना, स्वदेशियों को अपनाना, खादी को बढ़ावा देना। और यही कारण है कि 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के तौर पर बनाते हैं। गांधी ने इस जर्नी को यूं ही तय नहीं कर लिया है। और फिर जब हम बात करते हैं कि अंत समय जब नाथूराम गोडसे ने इनको गोली चलाई, तो वहां पर बहुत सारे लोग डिबेट यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो परिस्थितियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय समझ नहीं पाए तो नाथूराम गोडसे गांधी जी को, क्योंकि बंटवारे का कारण, मूल कारण गांधी नहीं है। बंटवारे का मूल कारण विचारधारा है। ये तो वही वाली कहानी हुई कि घर में लड़ाई चल रही है और 2 बेटों में बंटवारा हो रहा है, पिता को आप गोली मार के चले जाओ। पिता इन द सेंस गांधी को एक एक उम्र के आधार पे हमने वो दर्जा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्र के एक पिता उनको कह रहे हैं। राष्ट्रपिता कहने का मतलब पर्पस क्या है समझो, कि सबसे सीनियरिटी में या सबसे संयमित व्यक्ति का जो पाठ हमको पढ़ाया वो गांधी जी ने पढ़ाया। हालांकि कुछ लोग और बहुत सारी बातें भी करते हैं कि इनके रिलेशन कुछ अलग तरीके से थे स्त्रियों को लेकर, और भी बहुत सारी बातें करते हैं। पर मुझे लगता है कि व्यक्ति के तौर पर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में रहती हैं। आप किस चीज़ को चुनना चाहते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप क्या चुन रहे हो ये बताता है कि आपका किरदार कैसा है। तो साधारण से विशेष बनने की दिशा में सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, डेफिनेटली हुई होंगी, लेकिन महान बनने के बाद एक अलग किरदार के तौर पर हमको गांधी नजर आते हैं, और गांधी ने हमको सिखाया है। तो बहुत सारी जो बहस हैं उन बहसों के आज शायद आपको जवाब मिले होंगे, और गांधी किस तरीके से इस देश को एक बनाने में। और अच्छा, एक और बहुत फेमस कहानी है कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, राम राज्य। उस राम राज्य की जो संकल्पना है उसको राम से एसोसिएट नहीं करना है। राम राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य जहां सब मिलजुल कर अच्छे तरीके से रहें, एक दूसरे के कल्याण पे काम करें, आप उसको राम राज्य कह रहे हैं। और राज्य विहीन मतलब आप समझ रहे हैं, राज्य विहीन राज्य की कल्पना करना कि व्यवस्थाएं ना हो, और एक ऐसा राज्य जो गांव के स्तर से जिसका शासन चले। और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आज़ादी का जो सच्चा अर्थ है वो तभी है जब आप गांव को स्वतंत्र करा देते हैं, गांव को आत्मनिर्भर करा देते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, महिला स्वतंत्रता, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, इन सब के समर्थक रहे हैं गांधी। और एक आदर्शवाद के रूप में एक व्यक्ति की, तो जैसे हमने कहानियां पढ़ी हैं
बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं कि ये व्यक्ति आए, इसने ऐसा किया। गांधी हमसे पहले के हैं, थोड़े पहले के हैं। जैसे हमारे दादाजी लोग उस व्यक्ति को, उनको बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, हमको बताते हैं कि ऐसा कुछ सच में रहा था। गांधी एक देश की सभी लोगों के, मतलब अगर सबके अंदर की बात पूछी जाए तो शायद हेट कोई नहीं कर सकता है। अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, अपने अपने मतलब इंडिपेंडेंट थॉट हो सकते हैं, पर एक पॉइंट पे आके जब उस स्थिति में आप खड़े करके देखो कि गांधी की जगह आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते, शायद आप भी ये डिसीजन लेते जो उनके द्वारा लिए गए सारे के सारे। तो यही गांधी जी की पूरी कहानी है, एक किरदार है। पीपीटी पढ़ाना मुझे मतलब ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया, और 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। पिता करमचंद्र गांधी थे, माता पुतलीबाई थी, विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ 1883 में। ये सारे फैक्चुअल डेटा आपको पता है, इसमें आप सब लोग जानते हैं। मैं एक वो आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा था, वो एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा था जो जानना बहुत जरूरी था गांधी जी के बारे में, राइट। और आप लोग आगे देखेंगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर राजकोट से ही इनकी हुई। 1888 में लंदन में कानून की पढ़ाई करने चले गए, बैरिस्टर बने। एक व्यक्ति जिसकी शादी हुई है अभी 1883 में, और पत्नी का मोह है, प्रेम है, अथाह प्रेम है पत्नी से, और आप उनको बैरिस्टर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिताजी उस समय बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो जाके पढ़ाई करते हैं लंदन में। पुस्तकें और विचारों का प्रभाव, गांधी जी प्रभावित हुए भगवद गीता, लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थोरो, इन सब लोगों से। मतलब लियो टॉल्स्टॉय का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव है, भगवद गीता का बहुत प्रभाव है, ध्यान रखना। और इनसे अहिंसा और सत्याग्रह के विचार लिए, जैसे ये लियो टॉल्स्टॉय हैं, इनसे इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के विचार लिए। गीता का बहुत प्रभाव था। हेनरी डेविड थोरो का भी इन पर काफ़ी प्रभाव रहा है। अगर आपसे कोई एग्जाम की बात करें तो ये आप बता सकते हैं कि इन लोगों से प्रभावित हुए थे, ध्यान रखना। अफ्रीका 1893-1904 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया। सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से होती है। सत्याग्रह जो स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर, गांधी जी अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। ट्रेन से फेंक दिया जाता है, कोर्ट में बोल नहीं पाते हैं, और उसके बाद फिर गांधी जी के महात्मा बनने की कहानी शुरू होती है। महात्मा गांधी का जो उपाधि है, टाइटल है, किसके द्वारा दिया गया था, प्लीज़ मुझे बताइए। और लिटरली शेयर करिएगा कि गांधी को आपने इतना पढ़ा है, इतनी गांधी जी को आपने जाना है, क्या ये स्टोरी, ये नरेशन कुछ फील कराती है? गांधी को जीवंत करने की कहानी आपको लगती है क्या? सॉरी, आप गांधी जी को, मैं गांधी बार बार बोल रहा हूँ तो उसको प्लीज़ अरवाइज मत दीजिएगा, क्योंकि गांधी जी बोलना फिर वो नरेशन को थोड़ा सा मोल्ड करने जैसा होगा, राइट। तो ये फिर यहाँ से इनकी शुरुआत हो जाती है, और 1915 में भारत लौटे, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। गांधी से गांधी जी बनने का सफ़र ये तय कर चुके थे अफ्रीका में, और फिर अब भारत आकर ये महात्मा बनते हैं। कुछ प्रमुख आंदोलन है: चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों की रक्षा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में कर राहत का संघर्ष, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई की, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, और चोरा चोरी कांड 1922 असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। गांधी जी को बार बार क्रिटिसाइज किया जाता था अपने आंदोलनों को रोकने के लिए, लेकिन गांधी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, जिन आदर्शों पे दूसरों को चलने की नसीहत देते हैं, उसमें खुद भी चलते थे कि आंदोलन का स्वरूप अहिंसक होगा तो अहिंसक होगा। चोरा चोरी कांड एक हिंसा हुई और उसके कारण आंदोलन को रोक दिया गया। बहुत क्रिटिसिज्म झेला इसके लिए, लेकिन आदर्शों का पालन करने में थोड़ी सी तो बुराइयां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर खिलाफत आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930 में, दांडी यात्रा, ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया, पूना पैक्ट 1932, दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया, और जो दलित हैं उनको हरिजन भी इन्हीं के द्वारा कहा गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 में भारत शोषण की चर्चा की गई, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंतिम स्वतंत्रता का संघर्ष। इसके बाद आज़ादी हमको मिल जाती है, भारत जो सपना हमने बरसों से देखा था वो सपना हमको मिल जाता है। पूरे इनकी आज़ादी की लड़ाई की पूरी कहानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नील के लिए किसान आंदोलन की लड़ाई चल रही थी। गांधी यहाँ पर जाते हैं और अंग्रेजों को मुंह की कहानी पड़ती है, हार जाते हैं गांधी जी से, और गांधी जी का यहाँ से राइज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर खेड़ा सत्याग्रह आ जाता है कि किसानों पर करों में राहत जाते हैं, गांधी जी जाते हैं और फिर ब्रिटिश सरकार ने करों में छूट दे दी। फिर ब्रिटिश सरकार को दोबारा यहाँ गांधी जी ने हरा दिया, और अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर ये जाते हैं और फिर गांधी जी ने फिर जीत जला दी। अब भारत के लिए एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण जो बनते हैं वो गांधी बनते हैं। पूरा भारत गांधी की तरफ देखने लगता है, और पूरे भारत की उम्मीदें
जिनको जगाने का काम हमारे क्रांतिकारी आंदोलन करता, वो जगा रहे थे भारत को, और उम्मीदों को जिंदा रखने का जो काम कर रहे थे वो गांधी कर रहे थे। तो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना क्रांतिकारी आंदोलन गांधी शायद आज महात्मा गांधी नहीं होते, और बिना गांधी के शायद क्रांतिकारी आंदोलनों, जो आंदोलन हमारे हुए, उनको और लंबा समय लगता इस आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने में। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे हुआ आंदोलन आता है गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन। सबसे पहली बार लोग इनको बुलाते हैं, ये शपथ लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहिष्कार, स्कूल, न्यायालय और सरकारी सेवाओं का त्याग, रैफल, विदेशी कपड़े, शराब का बहिष्कार कर दिया। 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण आंदोलन रोकना पड़ा, और यहां गांधी जी को फिर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। हालांकि इसके बाद गांधी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये चोरा चोरी घटना का यहाँ पर वृत्तांत लिखा हुआ है कि पुलिस को स्टेशन को जला दिया गया था, ढेर सारे सिपाहियों की डेथ हो गई, गांधी जी आहत हुए, आंदोलन को रोक दिया। खिलाफत आंदोलन की चर्चा यहाँ पर हुई है, इसको ध्यान रखना। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा 1930 की है। ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया कि नमक जैसी चीज जो सबको फ्री में मिलनी चाहिए, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो गांधी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। और 24 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा करते हैं, और ब्रिटिश नमक बनाने पर रोक तोड़ी गई, जन आंदोलन शुरू किया गया। तो ऐसा नहीं है कि गांधी अंग्रेजों के साथ थे, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ अंग्रेजों का विरोध भी किया, जहाँ जरूरत पड़ी कॉपरेशन का वहाँ कॉपरेशन भी किया। और ये गांधी हमको सिखाते हैं, जब आप प्रशासनिक जीवन में जाओगे तो हमेशा विरोध काम नहीं चल सकता है, कभी आपको कॉपरेट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है गलत में कॉपरेट कर रहे हो और सही में विरोध कर रहे हो। जहाँ गलत है वहाँ विरोध कीजिए, जहाँ सही है वहाँ कॉपरेट कीजिए, और सीखिए जीवन की कहानी गांधी जी के साथ। पूना पैक्ट 1932 ब्रिटिश की अलग निर्वाचन प्रणाली को बदलने के लिए, जो मॉडिफाई ब्रिटिश प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोरल्स ऑफ दलित्स, अंबेडकर जी के साथ एक समझौता करते हैं, दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया जाता है। तो इसको लेकर भी गांधी जी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और भारत की आवाज़ को रखते हैं, हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ से हाथ लगता नहीं है, फिर भी गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, पर गांधी बहुत आगे बढ़ते रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारा, गांधी और कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, देशव्यापी असहयोग आंदोलन का दौरा किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये अंतिम कील ठोकी जाती है ताबूत में, उसको भेदने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। और यहाँ के बाद पूरा भारत गांधी गांधी मय हो जाता है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पंडित नेहरू, ये पूरा भारत है, ये लाइन में लगा हुआ है। सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये आंदोलन चलता रहता है। 1942 आते आते अंग्रेजों की हालत भी खराब हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। ना तो सैनिक तौर पर उतने सक्षम बचे थे, ना ही उतना पैसा बचा हुआ था, तो अंग्रेज गिव अप कर देते हैं। और इंटरनेशनल प्रेशर, हमारे रिवॉल्ट, हमारी वो जो 1857 से मंगल पांडे के द्वारा कहानी शुरू हुई, उसकी अंतिम कहानी लिखे जाने का समय आता है, और अंग्रेज तय करते हैं कि भारत से वापस जाना है। संविधान सभा का गठन होता है, संविधान निर्माण का काम चल रहा है। देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, और हम आज़ादी की कहानियाँ, आज़ादी की जो किस्से सुने करते थे, उनको जीवंत देख रहे हैं। और पूरा भारत भारतमय हो चुका है। माँ भारती के किस्से, कहानियाँ आपको हर जगह सुनाई दे रहे हैं। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को आमतौर पर राष्ट्रपिता कहा जाता है। कानूनी दृष्टि से कोई आधिकारिक पद नहीं है, पर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से यह नाम प्रचलित है। मैंने फिर से आपसे बोला, ये कानूनी नहीं है, इसका माँ भारती से लेना देना नहीं है। माँ भारती हमेशा सर्वोच्च, हमेशा पूजनीय है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो ये पिता तो वो नहीं, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये जो योगदान है, जैसे टीम खेलती है, कप्तान क्यों MS धोनी माने जाते हैं? क्योंकि वो कप्तानी कर रहे थे। ही वॉज द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनको राष्ट्रपिता बोला जाता है। जैसे आप चर्चिल की बात करते हैं, या आप बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, इन सब लोगों ने भी वही काम किया, और वही काम गांधी जी ने जो किया, दैट्स वाई हम उनको रेफर करें राष्ट्रपिता के रूप में। तो कोई आधिकारिक नाम नहीं है, इस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उसके कारण हम इनको राष्ट्रपिता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निधन और विरासत, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या हो जाती है। विश्व को अहिंसा, सत्याग्रह और शांति का संदेश दिया जाता है। अमेरिका के ढेर सारे राष्ट्रपति आए और गए, और गांधी हमेशा प्रासंगिक रहे। बहुत सारे लोग आए और गए, गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, और गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति, एक आदर्श से कहीं ज़्यादा एक विचारधारा के रूप में फैले हुए हैं। और
यही कारण है कि उनको रिप्लेस नहीं कर पाया कोई अभी तक। पूरी दुनिया में इतना प्रासंगिक कोई व्यक्तित्व हुआ ही नहीं है, ढेर सारे लोग हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, ये व्यक्तित्व गांधी जी का पसंद आया है, तो अपने पॉजिटिव फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। मुझे पता है कि क्रिटिसाइज करने वाले इस पर भी ढेर सारा क्रिटिसिज्म देकर जाएंगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये थॉट, ये व्यू शेयर करके। तो प्लीज़ आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा एक बार सत्य के मेरे प्रयोग किताब को आप जरूर पढ़ें और एक जीवंत व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को, उसको आप जीवंत रूप पर जीकर देखें। तो बस यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। आप लोग तब तक खुश रहें, मस्त रहें और बढ़िया तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।